नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज के बाजार की सबसे बड़ी खासियत रही कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन पूरे दिन की चाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने तय की। बड़ी कंपनियों में सुस्ती के बावजूद छोटे और मझोले स्टॉक्स ने जबरदस्त मजबूती दिखाई और मिड कैप इंडेक्स ने 52 हफ्तों का नया हाई बना लिया। वोडाफोन आइडिया आज दिन की सबसे बड़ी चर्चा रही। सुप्रीम कोर्ट के एजीआर केस में स्पष्टीकरण के बाद स्टॉक में करीब 10% की तेजी आई। कोर्ट ने कहा कि सरकार सभी एजीआर देनदारियों की दोबारा गणना पर विचार कर सकती है, जिससे कंपनी के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी और स्टॉक 9.65 रुपए के करीब बंद हुआ। इंडस टावर्स में भी 5% की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क पार्टनर है और एजीआर राहत से इसे अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। मिड कैप शेयरों में आज जबरदस्त जोश दिखा। निवेशकों ने बड़े शेयरों से पैसा निकालकर मिड कैप्स में नई पोजीशन ली। मिड कैप इंडेक्स ने 60,400 का स्तर छू लिया, जो पिछले एक साल का रिकॉर्ड है। बैंकिंग सेक्टर में भी आज हलचल रही। श्रीराम फाइनेंस में शानदार Q2 नतीजों के बाद करीब 6% की तेजी आई, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 5% ऊपर बंद हुआ। SBI ने भी मामूली बढ़त दर्ज की। एनालिस्ट्स का मानना है कि PSU बैंकों में वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है और अगले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर ने उम्मीद के मुताबिक नतीजे दिए और स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ। GE वर्नोवा, LG बालाकृष्णन और थांगामाइल ज्वेलरी जैसे मिड कैप शेयरों में 5 से 20% तक की शानदार तेजी देखने को मिली। वेदांता और फीनिक्स मिल्स दोनों में 4% की बढ़त रही। वेदांता के इंटरनल्स बेहतर रहे, वहीं फीनिक्स मिल्स को रियल एस्टेट बिजनेस में मजबूत बिक्री का फायदा मिला। आदित्य बिरला कैपिटल लगातार तीसरे दिन करीब 3% ऊपर बंद हुआ, क्योंकि कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। इसी तरह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां जैसे BSE, एंजल वन और MCX में भी 3% तक की तेजी रही, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ बड़ी कंपनियों के शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पतंजलि फूड्स के शेयर 4% गिरे, जबकि टाटा केमिकल्स 2% कमजोर रहा। मारुति सुजुकी और टाइटन दोनों ही नतीजों से पहले दबाव में रहे और हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टर की बात करें तो कैपिटल मार्केट, PSU बैंक, रियलिटी और इंफ्रा सेक्टर ने आज बाजार को मजबूती दी। रियल एस्टेट शेयरों में फेस्टिव सीजन और बढ़ती हाउसिंग डिमांड की उम्मीदों से अच्छी खरीदारी दिखी। वहीं FMCG, IT और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा दबाव बना रहा, क्योंकि निवेशक बड़े शेयरों में फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि मार्केट फिलहाल सेक्टर रोटेशन के फेज में है। आने वाले दिनों में मिड कैप और थीमैटिक शेयरों में तेजी बनी रह सकती है, जबकि लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी रह सकता है। टेक्निकल तौर पर निफ्टी के लिए 25,600 से 25,650 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 25,900 से 26,000 के बीच रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर FII की बिकवाली कम होती है तो निफ्टी जल्द ही 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। भारत और रूस के बीच रिश्ते एक बार फिर नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। खबर है कि दिसंबर के पहले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर में कई बड़े करार होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 दिसंबर को होने वाली इस वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई रणनीतिक समझौतों पर बातचीत होगी। इसमें HAL और रूसी डिफेंस कंपनियों के बीच S-57 फाइटर जेट के को प्रोडक्शन पर MOU साइन हो सकता है। इसके अलावा S-400 और S-500 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी चर्चा की संभावना है। अगर ये करार होते हैं तो भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस मिशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा और घरेलू स्तर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रास्ते खुलेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बड़ी डील्स की तैयारी है। भारत की सरकारी कंपनियां RCF, इफ्को और NFL रूस के साथ मिलकर यूरिया और अमोनिया उत्पादन संयंत्र लगाने की दिशा में बातचीत कर रही हैं। रूस में सस्ते माल की उपलब्धता से भारत को फर्टिलाइजर की स्थिर सप्लाई और कम लागत का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ भारत सरकार अब चीन की बढ़ती पाबंदियों को देखते हुए रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अपने प्रोत्साहन कार्यक्रम का बजट 3 गुना बढ़ा के करीब 7,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी में है, जिससे EV, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर को स्थिर सप्लाई मिल सके। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल और कड़े कर दिए हैं। सरकार चाहती है कि भारत इन खनिजों के लिए आत्मनिर्भर बने और किसी एक देश पर निर्भरता कम करे।
हालांकि भारत के सामने टेक्नोलॉजिकल स्केल और फंडिंग जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार अब विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही नई मोटर टेक्निक पर रिसर्च के लिए भी फंड दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में रेयर अर्थ की जरूरत कम होगी। अब बात अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर चीन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। CBS को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो क्या परिणाम होंगे। ट्रंप ने कहा कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में चीन ने ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हें इसका परिणाम का अंदाजा था। चीन की ओर से भी जवाब आया है कि अमेरिका ताइवान के मामलों में दखल ना दे। चीन लगातार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है और बीते कुछ सालों में उसने ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव। देश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने साथ मिलकर 2 गीगावाट तक की ग्रीन एनर्जी क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स विकसित करने का समझौता किया है। इसका मकसद कंट्रोल एस के डेटा सेंटर्स को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से चलाना और कंपनी के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। दोनों कंपनियां मिलकर नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विकसित करेंगी और जरूरत पड़ने पर मौजूदा प्रोजेक्ट्स का अधिग्रहण भी कर सकती हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी जो NTPC की सब्सिडरी है, अभी करीब 8.9 गीगावाट की ऑपरेशनल क्षमता पर काम कर रही है और 13 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है। कंपनी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का है। ICICI सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर भरोसा जताते हुए इसका टारगेट प्राइस 120 रुपये तय किया है और कहा है कि लोअर कैपिटल कॉस्ट और मजबूत स्पॉन्सर सपोर्ट की वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय एयरटेल ने सितंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के 5,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,791 करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है। ये मार्केट उम्मीद से भी बेहतर रहा। कंपनी की कुल आय 5% बढ़कर 52,143 करोड़ रुपए रही और इसका EBITDA मार्जिन भी थोड़ा सुधर कर 57.6% पर पहुंचा है। ARPU यानी प्रति ग्राहक औसत रेवेन्यू 250 रुपए से बढ़कर 256 रुपए हुआ है, जो कंपनी की मजबूत यूजर बेस और डेटा खपत को दर्शाता है। एयरटेल का शेयर भी इस खबर के बाद 1% से ज्यादा बढ़कर 2077 रुपए पर बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 11% बढ़कर 404 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 18% बढ़कर 4,966 करोड़ रुपए पहुंची है। टी, कॉफी, सॉल्ट और टाटा संपन्न जैसे प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 13.5% रह गया, लेकिन ये भी मार्केट अनुमान से बेहतर रहा। टाटा संपन्न ब्रांड ने इस तिमाही में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे ग्रेवी मसाला मिक्स और अनपॉलिश्ड मिलेट्स, जिससे कंपनी का फूड सेगमेंट और मजबूत हुआ। इंटरनेशनल बिजनेस में भी 9% की ग्रोथ रही और स्टारबक्स ने 7 नए स्टोर खोले, जिससे इसका नेटवर्क 492 तक पहुंच गया। कंपनी के CEO ने कहा कि उन्होंने 25 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो हेल्थ और प्रीमियम कैटेगरी पर फोकस करते हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर में सोमवार को 20% की तेजी आई और स्टॉक अपर सर्किट में पहुंच गया। कंपनी ने इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान 17,645 करोड़ रुपए के MOUs साइन किए हैं, जो उसकी मौजूदा वैल्यू से करीब 7 गुना बढ़े हैं। इन समझौतों के तहत देश के प्रमुख पोर्ट्स जैसे विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में ड्रेजिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 11 नए ड्रेजर्स बनाए जाएंगे और मौजूदा बेड़ा अपग्रेड किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 292.75 रुपए पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बैंक के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। HSBC, नमूरा और इन्वेस्टेक जैसी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट प्राइस 320 से 340 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर 2.96% हो गया है और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। हालांकि प्रोविजनिंग और ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने से प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव दिखा, फिर भी कुल परफॉर्मेंस को लेकर बाजार का मूड पॉजिटिव है। आई स्ट्रीट नेटवर्क नाम की छोटी कंपनी सुर्खियों में है, जिसने पिछले 1 साल में निवेशकों को हैरान कर दिया है। 1 साल पहले ये शेयर सिर्फ 2 रुपए का था और अब 65 रुपए पर पहुंच गया है। सिर्फ 3 महीने में शेयर 355% चढ़ा है और लगातार अपर सर्किट्स लग रहे हैं। कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के साथ साथ दवाओं और रसायनों की ट्रेडिंग भी करती है। हाल की तिमाही में कंपनी मुनाफे में लौटी है, जहां उसकी आमदनी 18.65 करोड़ और मुनाफा 0.9 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 139 करोड़ है, इसीलिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि ऐसे वॉलेटाइल शेयर से दूरी बनाए रखें।
सिप्ला ने एक अहम अधिग्रहण का ऐलान किया है। कंपनी इंस्पेरा हेल्थ साइंसेज में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसकी डील वैल्यू करीब 120 करोड़ रुपए है। इंस्पेरा बच्चों की दवाओं और वेलनेस प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में काम करती है और ये कदम सिप्ला के लिए एक सामरिक विस्तार माना जा रहा है। इससे कंपनी को बाल चिकित्सा और वेलनेस सेगमेंट में और मजबूती मिलेगी। सिप्ला का शेयर सोमवार को 1510 रुपए पर बंद हुआ और कंपनी का कहना है कि यह अधिग्रहण 1 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। स्टोवक्राफ्ट ने सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 16.5 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी लगभग 27% की सालाना बढ़त। बिक्री में भी 13% की बढ़त हुई और रेवेन्यू 474.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से पहले किचन अप्लायंसेस की मजबूत मांग की वजह से आई है। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर रहा। ईबिटा 49 करोड़ से बढ़कर 56.7 करोड़ और मार्जिन 11.7% से बढ़कर 12% पर पहुंचा। मैनेजमेंट का कहना है कि लागत नियंत्रण और प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट पर ध्यान देने से ये सुधार हुआ है। वोकहार्ड्ट ने भी इस तिमाही में जबरदस्त टर्न अराउंड किया है। कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। पिछले साल जहां 22 करोड़ का घाटा था, वहीं इस बार 78 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हालांकि रेवेन्यू 3.3% घटकर 782 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहद मजबूत रहा। ईबिटा 62% बढ़कर 178 करोड़ और मार्जिन 13.6% से उछलकर 22.8% पर पहुंचा। नतीजों के बाद स्टॉक में 11% की तेजी आई और शेयर 1400। धंगमाइल ज्वेलरी ने इस तिमाही में शानदार वापसी की है। पिछले साल 17 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने इस बार 59 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रेवेन्यू 1181 करोड़ से बढ़कर 1711 करोड़ रुपए हुआ, यानी करीब 45% की ग्रोथ। त्योहारी सीजन और ग्रामीण मांग में सुधार ने बिक्री को मजबूती दी। कंपनी का एबिडा घाटे से निकलकर 106 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल गया, जिससे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार दिखा। इन नतीजों के बाद स्टॉक 20% उछलकर 2603 रुपए पर बंद हुआ और अपर सर्किट में पहुंच गया। कंपनी ने 3.11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। सुंदरम फाइनेंस ने भी Q2 में स्थिर प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का मुनाफा 436 करोड़ से बढ़कर 488 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल रेवेन्यू 2085 करोड़ से बढ़कर 2386 करोड़ रुपए पहुंच गया। ब्याज से होने वाली कमाई 684 करोड़ से बढ़कर 843 करोड़ रुपए रही, जो कंपनी के मजबूत फाइनेंसिंग ग्रोथ का संकेत देती है। ताज जीवी के होटल्स के नतीजे भी बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 107 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिडा 29 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हुआ और मार्जिन 28% से सुधरकर 31.3% पर आ गया, जो होटल सेक्टर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अजंता फार्मा ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 216 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ रुपए हुआ, यानी करीब 20% की सालाना बढ़त। रेवेन्यू भी 1187 करोड़ से बढ़कर 1354 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो घरेलू और उभरते बाजारों में मजबूत बिक्री की वजह से हुआ है। कंपनी ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 28 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर तय की गई है और भुगतान 20 नवंबर के आसपास किया जाएगा। टीबीओ टेक लिमिटेड के सितंबर तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 13% बढ़कर 68 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कुल कमाई 26% उछलकर 567.5 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये ग्रोथ बढ़ती ट्रैवल डिमांड और इंटरनेशनल बुकिंग के चलते आई है। हालांकि खर्चे बढ़ने से मार्जिन थोड़ा घटा है, लेकिन एबिडा भी बढ़कर 88.2 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी अब अपने ग्लोबल B2B नेटवर्क और डिजिटल ट्रैवल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रही है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 7.5% बढ़कर 421 करोड़ रुपए हुआ है और आय भी 2.4% बढ़कर 2317 करोड़ रुपए पहुंची है। एबिडा में 4% की बढ़ोतरी के साथ मार्जिन 81.1% तक सुधर गया है। कंपनी के शेयर 1870 रुपए पर बंद हुए और पिछले एक साल में इसमें 35% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। कंपनी का राजस्व 22% बढ़कर 9,174 करोड़ रुपए हुआ, जबकि एबिडा 88% बढ़कर 1,056 करोड़ रुपए रहा। टैक्स राइट बैक और बढ़ती रियल एस्टेट डिमांड से कंपनी के मुनाफे में सुधार हुआ है। अंबुजा प्रीमियम सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट बिजनेस पर फोकस कर रही है, जहां RMC सेगमेंट अब मुनाफे में आ गया है। अडानी ग्रुप की सिनर्जी से कंपनी की लागत और सप्लाई चेन में सुधार देखने को मिला है। अंबुजा का लक्ष्य 2026 तक 100 MTA प्रोडक्शन क्षमता तक पहुंचने का है।
VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का सितंबर तिमाही में मुनाफा 39% बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंपनी की आय लगभग स्थिर रही। एबिडा 14% बढ़कर 151 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 16.6% से बढ़कर 19.0% पर आ गया, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। शिप रॉकेट को सेबी से अपने 2400 करोड़ रुपए के IPO के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ये राशि नए शेयर जारी करने और पुराने निवेशकों की हिस्सेदारी बेचने दोनों तरीकों से जुटाएगी। इस IPO में तेमासिक, जोमैटो और इन्फो एज अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। जुटाई गई राशि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विस्तार में इस्तेमाल होगी। हिटाची एनर्जी इंडिया के तिमाही नतीजे शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 62 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रेवेन्यू में 18% की बढ़त हुई। एबिडा भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ा और मार्जिन 7% से बढ़कर 16.3% पर आ गया, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म ने आखिरकार अपना विवादित बोनस शेयर प्लान वापस ले लिया है। पहले प्लान में हर 6000 शेयर पर सिर्फ एक बोनस शेयर देने का प्रावधान था, जिसकी वजह से छोटे निवेशकों में नाराजगी फैल गई थी। इस स्कीम में 2 क्लास बनाई गई थी, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में कम रिवॉर्ड था, जबकि क्लास बी में IPO की टाइमिंग के हिसाब से बोनस कई गुना ज्यादा मिल सकता था, जिससे ये साफ दिख रहा था कि स्ट्रक्चर बड़े निवेशकों या प्रमोटर ग्रुप के लिए ज्यादा फायदेमंद था। अब बात ग्लैंड फार्मा की। कंपनी के बेस बिजनेस में मामूली लेकिन स्थिर ग्रोथ देखने को मिली। तिमाही रेवेन्यू 1% और आधे साल का रेवेन्यू 2% बढ़ा। एबिडा में भी सुधार रहा और मार्जिन 35% के आसपास बना रहा। कंपनी का तिमाही नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा और आधे साल में 13% की ग्रोथ हुई, जिसका कारण मजबूत मार्जिन सुधार रहा। वहीं R&D खर्च बढ़कर 614 मिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो कंपनी के नए प्रोडक्ट्स पर फोकस को दिखाता है। अब आते हैं जाइडस लाइफ साइंस पर। कंपनी 6 नवंबर को बोर्ड मीटिंग में 5000 करोड़ तक फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। ये फंड QIP, राइट्स इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसी किसी भी माध्यम से जुटाया जा सकता है। सोमवार को जाइडस का शेयर 0.88% चढ़कर 983.05 रुपए पर बंद हुआ। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को सितंबर तिमाही में 35.3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 13 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम 3.7% बढ़कर 1843 करोड़ रुपए पहुंच गया। स्टॉक सोमवार को करीब 1.6% ऊपर बंद हुआ। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के लिए ये तिमाही कमजोर रही। कंपनी का मुनाफा 65% घटकर 14 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी 47% गिरकर 140.5 करोड़ रुपए पर आ गया। शेयर 1.39% टूटकर 629 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। किर्लोस्कर ब्रदर्स का मुनाफा भी घटकर 71 करोड़ रुपए रह गया, जो साल दर साल 25.8% की गिरावट है। हालांकि रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा। शेयर में मामूली तेजी दिखी और ये 1900 रुपए पर बंद हुआ। सिटी यूनियन बैंक के नतीजे पॉजिटिव रहे। बैंक का मुनाफा 15% बढ़कर 329 करोड़ रुपए हो गया और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 15% बढ़कर 666 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये बैंक के मजबूत लोन ग्रोथ और बेहतर मार्जिन्स का संकेत देती है।